मांझी जी ने आरोप लगाया कि आप लोग पैसे दे रहे हैं वोट देने के लिए। बसपा, राजद, इन सब का तो जनाधार ही घसक रहा है। राजद का भी बिल्कुल, परिवारवाद की राजनीति अब होने वाली नहीं है। अन्य पार्टियां है वो तंज कस रही है कि उपचुनाव में 4 सीटों में 2 बार जो आपने कैंडिडेट बदले, विधानसभा को कैसे देखिएगा? नहीं है, बस की बात नहीं है प्रशांत की, सोच लिए राजनीति ये शब्द की भी समझ नहीं है। आप तो राजनीति छोड़ ही दीजिए। अच्छा। क्योंकि अगर ऐसी बात हुई होती तो विकास हो गया होता ना। क्यों हम इतने निचले पायदान से ऊपर थोड़ा उठे हुए हैं? एक नेता बनने में और राजनीतिक व्यवसाय बनने में अंतर है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो बिजनेस कर रहे थे, नेता नहीं थे। और कई पार्टियां ये कह चुकी है कि पहले वो पंचायत का चुनाव लड़ करके आए, तब का आप सपना देख रहे हैं विधानसभा का। फंडिंग तो उनके बुद्धि की कमाई है, काला पैसा उनके लिए होगा, लेकिन प्रशांत के द्वारा किए गए कार्यों के एवज में जो दिया जा रहा है उनकी मजदूरी समझिए इसको आप। ये काला नहीं है, ये उनके बुद्धि और उनके पसीने की कमाई है। तो फंडिंग कोई चोरी का पैसा है नहीं। जिस तरह का जैसा काम नेताओं ने आज तक किया है, आरोप भी उनके उसी तरह लगते हैं। बहुत ठग लिया, 15-15 साल का तो बहुत बड़ा सफर इन्होंने तय कर लिया। अब तो इन्हें स्वेच्छा से ही छोड़ देना चाहिए। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव जो है इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वजह है कि जो पहले राष्ट्रीय पार्टी, पहले जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो तो है ही, लेकिन एक नई पार्टी जो है इस बार मैदान में है, वो है जन स्वराज। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो जो है ये इसको चुनाव का फाइनल समझ रहे हैं, सेमीफाइनल नहीं समझ रहे हैं। ये जो है तय करेगा कि विधानसभा की राह जो है किस पार्टी के लिए आसान रहेगी। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विष्णु स्वरूप जी हैं। उनसे पूछेंगे कि जो उपचुनाव जो हो रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव का ये फाइनल होने वाला है या सेमीफाइनल होने वाला है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये फाइनल है और हम 4 सीटों पे दावेदारी नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम जीतेंगे। आपको क्या लगता है, जन स्वराज क्या नया बदलाव करेगा बिहार में? देखिए, बिहार में कुछ है नहीं। जो कुछ भी बदलेगा, जैसे भी बदलेगा, बिहार के जनता के बेहतरी के लिए ही बदलेगा और इसके लिए सिर्फ एकमात्र विकल्प है जन स्वराज। अब नया विकल्प देख रहे हैं हम। हाँ, मैं सिर्फ अगर आप ये कहें कि आपका आधार क्या है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक आपने जो देखा वो एक तरह से 30 साल का जो दौर रहा है विभिन्न पार्टियों का, वो आपसी घींचातानी का रहा है। जनता के कामों, जनता के जो किए गए वायदे थे उस पर कोई सरकार नहीं उतरी। सरकार ने जो कुछ भी कहा उस पर वो खड़ी नहीं उतर रही है। लोगों ने यह देखा, लोगों के सामने आज भी सारे मुद्दे जस के तस हैं, सब धड़े हुए हैं। चाहे पलायन की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए, ये कहीं भी सरकार के जो भी थे, जदयू राजद दोनों, ये सटीक नहीं बैठा। तो ऐसे में जनता के सामने एक विकल्प, और ऐसा विकल्प जो बिल्कुल मजबूत है। प्रशांत किशोर ने सभी पार्टियों के डेवलपमेंट में, जीतने में, उनके राजनीतिक उत्कर्ष में अपना कंधा लगाया है। एक नेता बनने में और राजनीतिक व्यवसाय बनने में अंतर है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो बिजनेस कर रहे थे, नेता नहीं थे। और कई पार्टियां ये कह चुकी है कि पहले वो पंचायत का चुनाव लड़ करके आए, तब का आप सपना देख रहे हैं विधानसभा का। ऐसा कह चुके हैं, राजद और जदयू वाले कह रहे हैं। हाँ, ऐसा कह रहे हैं। तो राजद और जदयू वाले को उतनी समझ नहीं है। अब कहीं वो अंबानी वगैरह पर, जो स्थायी पार्टी है बिहार की, चाहे राजद रहे या जदयू रहे, आप कह रहे हैं कि उनको राजनीति की समझ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि वही जो है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति अब उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए, राजनीति समझ, राजनीति ये शब्द की भी समझ नहीं है। आप तो राजनीति छोड़ ही दीजिए। अच्छा। क्योंकि अगर ऐसी बात हुई होती तो विकास हो गया होता ना। क्यों हम इतने निचले पायदान से ऊपर थोड़ा उठे हुए हैं? क्यों? बिहार के पास संसाधन की कमी नहीं है। बिहार के जो बच्चे हैं, जो काबिल बच्चे हैं, वो दूसरे राज्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। यहाँ आप अगर रोजगार की बात करें तो आपको ये जानकर के ताज्जुब होगा कि यहाँ रोजगार 2.3 के आसपास है लगभग सरकारी रोजगार। यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जो एमए पास है वो चपरासी के लिए नौकरी कर रहे हैं। आप सुलभ शौचालय के एक आंकड़ा को देख लीजिए, उसमें जो बिहार के बच्चे हैं उनके क्वालिफिकेशन को देख लीजिए।
तो आपको ताज्जुब होगा कि सरकारों ने किया क्या है। तो प्रशांत किशोर क्या जादू की छड़ी लेकर के आएंगे और बिल्कुल बदल देंगे बिहार को, ऐसा कुछ है? देखिए, जादू की छड़ी तो किसी के पास है नहीं, लेकिन एक विजन है, और विजन के ही आधार पर वो ये कहते हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, और निश्चित है नहीं मिलेगी, उतनी तो है ही नहीं सीट, तो इस बात को वो बखूबी जनता के सामने स्पष्ट रखते हैं और ये कहते हैं कि 10 से 15 हजार रुपये के रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, और उसका भी आधार है। आप ये कहिएगा कि जो कैसे हो जाएगा भाई, लोन कैसे दे देगा? आप जब यहाँ के बैंकों का जो रेशियो होता है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि बिहार की जनता ने जितने पैसे बैंक में दिए हैं उसका आपके पास कितना आता है और बाहर के राज्यों में कितना जाता है। मतलब हमारी जो अपनी कमाई है, हमारा जो अपना डिपॉजिट है, वो भी पूरा का पूरा बिहार में यूज़ नहीं होता। तरारी की बात करें तो 4 सीटों पे चुनाव होने वाला है। 2 सीटों में जो है कैंडिडेट बदल दिए गए। पहले ऐलान हुआ कि कोई और लड़ने वाले हैं, उसके बाद उसको लेकर के भी जो अन्य पार्टियां हैं वो तंज कस रही है कि उपचुनाव में 4 सीटों में 2 बार जो आपने कैंडिडेट बदले, विधानसभा को कैसे देखिएगा? नहीं है, बस की बात नहीं है प्रशांत किशोर के लिए। देखिए, उनको तो कुछ चाहिए ना, अब क्या ढूंढ लेंगे वो प्रशांत किशोर जी के साथ? उसके पीछे तो कोई बेईमानी, कोई परिवारवाद, कोई बालू और ये माफिया शराब का जो कुछ लामबंदी है। हाँ, फंडिंग तो उनके बुद्धि की कमाई है। अच्छा। उनके जो काम उन्होंने किया है, यूएन के साथ काम किया, और इन राजनीतिक पार्टियों को जो उन्होंने सहायता किया, उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। तो फंडिंग कोई चोरी का पैसा है नहीं, बिहार की जनता का लूटा हुआ पैसा तो है। आप तो कहा कि चोरी का पैसा है नहीं। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि जब बिहार में राजद रह करके अपनी पार्टी चला सकती है, हमने तो कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो राजद वालों ने कहा कि ठीक है, हम लोग तो आप कहते हैं कि घोटाले का पैसा हमारे पास है, अन्य पार्टियों से जो वो पैसा ले रहे हैं वो बताए कि वो कहाँ सा, कौन सा मतलब सोना वाला धन आया है और असल धन आया है, वो भी तो काला पैसा ही होगा ना। काला पैसा उनके लिए होगा, लेकिन प्रशांत के द्वारा किए गए कार्यों के एवज में जो दिया जा रहा है उनकी मजदूरी समझिए इसको आप। ये काला नहीं है, ये उनके बुद्धि और उनके पसीने की कमाई है। अच्छा, बुद्धि और पसीने की कमाई है। बात करें रामगढ़ की, तो रामगढ़ में जो सीट मिले हैं वो जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, और कहा जाता है कि वो जो है उनका गढ़ है और उनकी पुश्तैनी सीट रही है। तो आपको लगता है कि इतना आसान रहेगा प्रशांत किशोर जी रामगढ़ में फतह करना, या और अगर 3 सीटों की बात करें तो वहाँ पे जीत हासिल करना इतना आसान रहेगा? देखिए, जब मैं वहाँ घूम रहा था, हमारे साथ कई लोग भी थे। रामगढ़ के दौरे में मैं मिश्रा जी की टीम के साथ जुड़ा हुआ था, प्रभात सिंह थे, दिव्यांकर वगैरह काफ़ी लोग थे। उनके सामने जब भीड़ इकट्ठी होती थी तो वो कहती थी कि अब बिहार में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आप इसकी मूल भावना को समझिए। माटी के लोग, काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग जो इस मूल मिट्टी में जुड़े हुए हैं वही समझ सकते हैं माटी का दर्द क्या होता है, और वो जो अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं वो आगे आना चाहते हैं। उन सब को एक स्पेस दिया गया, एक प्लेटफॉर्म जन स्वराज के द्वारा दिया गया। तो ये चीज़ लोगों को दिख रहा है। लोग ये कहते हैं हमें कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा उनके भाई, फिर उससे पहले उनके पिता वहाँ कर चुके हैं, जीत चुके हैं। तो बहुत मुश्किल, वो कहा जाता है कि बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है और ये आसान नहीं होने वाला। तो आपको लगता है कि जितनी आसानी से आप कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे वो हो सकता है? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आपसे ही पूछूं कि क्या आप अपने को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके एक ही व्यक्ति के परिवार को आप दादा, बेटा, पोता, भाई, बहन, पुतोह इसी में उलझाना चाहते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपका भी जवाब होगा नहीं। आप भी चाहते हैं बिहार का विकास हो, बेहतर हो। तो वहाँ की जनता अगर ये चाहती है तो गलत क्या है? और बाहर से जब लोग आते हैं ना, पलायन भी एक समस्या है, ये तो आपको पता ही है। पलायन इस तरह की है जो एक तो बुद्धि का पलायन हो रहा है, मजदूरी का पलायन हो रहा है, ज्ञान, और हमारा जो परिवार में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, वो छोटे पैसे की कमाई के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये जब लौट के आते हैं बाहर के से अपने यहाँ तुलना करते हैं तो वो कहते हैं कि अब तक जो कुछ भी था
बिहार में, उसको बदलना ही जरूरी है। अच्छा, इमामगंज से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पर आरोप भी लग रही है। मांझी जी ने आरोप लगाया कि आप लोग पैसे दे रहे हैं वोट देने के लिए। देखिए, जिन्होंने जो काम किया है उनके आरोप भी वैसे ही होते हैं। भाई बड़े नेता हैं, उनके लिए मैं कुछ कहूँ ये अच्छी बात नहीं होगी। वो जिस तरह का जैसा काम नेताओं ने आज तक किया है, आरोप भी उनके उसी तरह लगते हैं। और अभी जनसुराज का, प्रशांत जी का मुहिम, इस तरह के काम की आप ही छोड़िए, बिहार का कोई भी आदमी समझता है कि ये अनर्गल प्रलाप है। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि नई पार्टियां बनती है, बिगड़ती है, हमें इससे कोई नुकसान नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लग रहा है कि जो पार्टियां जो है हल्के में ले रही है, वो नहीं टक्कर मांग रही है, कंपटीशन मान रही है जनसुराज को अपने आगे। ये कहिए कि सच कड़वा होता है, उनको अब गले में अटक चुका है। एक बात और है कि प्रश्न मेरा ये है कि जाति को लेकर के बड़ा जो है सवाल उठता है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है, स्पेशली अगर हम राजद की बात करें तो वो कभी भी प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर नहीं बोलती है, प्रशांत किशोर पांडे कहती है। और जिस जाति से प्रशांत किशोर आते हैं उनकी जो आबादी है वो बिहार में कम है, स्वर्ण वोटरों की कम है। तो आपको लगता है कि जो बिहार के लोग हैं वो अपना पाएंगे, ऐसा कुछ कर पाएंगे? जातीय आधार पर प्रशांत जी ने कई जगह एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जात के आधार पर वोटिंग का पैटर्न यहाँ बिहार में है नहीं, ये गढ़ा गया है, ये बताया जाता है, इसी आधार पर यहाँ के वोटरों को बरगलाया जाता है। तो जातीय आधार कोई है नहीं। लेकिन ये जो हैं आज तक जिन्होंने इसे पार्टियों का, जो इसे आप व्यवसाय, धंधा या जैसा भी कहिए, ये इसी तरह से समझाते आए हैं वोटरों को, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। वैसे बिहार के लोग राजद और जदयू के अलावा तीसरी पार्टी को अपना पाएंगे, क्योंकि ये पार्टियां जो है कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है, लालू और नीतीश के आगे। तो आपको लगता है कि तीसरा विकल्प जो है वो बना पाएंगे अपनी जगह, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बना पाएंगे? इतना आसान होगा ये? क्यों, आप ये भूल गए कि इससे पहले कांग्रेस भी थी? लेकिन कहाँ है वो? मैं आपसे ही पूछता हूँ, कहाँ है वो? चली गई। आना जाना प्रकृति का नियम है और इसी नियम के तहत सभी बंधे हुए हैं। ये राजनीतिक पार्टियां भी बंधी हुई है। बहुत ठग लिया, 15-15 साल का तो बहुत बड़ा सफ़र इन्होंने तय कर लिया। अब तो इन्हें मैं समझता हूँ स्वेच्छा से ही छोड़ देना चाहिए। चलिए, अंतिम सवाल, क्या लगता है आपको उपचुनाव का रिजल्ट और जनसुराज आगे बिहार की राजनीति में क्या नया बदलाव लाएगा? ये तो अभी कुछ ही दिनों की बात है, एकदम से स्पष्ट हो जाएगा कि जनसुराज ने क्या किया। लेकिन अगर मेरे आकलन और मेरे विश्वास की बात अगर आप करें तो ये 4 सीटों में हम जीत रहे हैं, हम ऐसा कहेंगे और आप इस बात को मानेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं कि ये आकलन जो है सो जमीनी आकलन है। बसपा, राजद, इन सब का तो जनाधार ही घसक रहा है। राजद का भी बिल्कुल। परिवारवाद की राजनीति अब होने वाली नहीं है। जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया बिहार में। तो आप किस आधार पर के फिर से राजनीतिक अपने वर्चस्व की बात कर सकते हैं? हरगिज नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम ये जो लड़ाई है धर्म की, ये भी टूट चुका है। जनसुराज ने वो काम कर दिया कि आने वाले समय में सभी के लिए ये एक ऐतिहासिक महत्व की चीज़ बन जाएगी। इसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि इसने इन बातों को बिहार के राजनीति में लिख दिया है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विष्णु स्वरूप जी थे। उन्होंने कहा कि जनसुराज के बारे में जो है स्वर्ण अक्षरों पे बिहार में लिखा जाएगा कि इन्होंने नया बदलाव लाया, अन्य पार्टियां जो है उनसे अलग होकर के बिहार के बारे में सोचा। बाकी आपकी क्या राय है उपचुनाव को लेकर के, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।